outer surface of the conductor. यानी किसी भी कंडक्टर को अगर अपने चार्ज दिया तो सारा का सारा जो चार्ज है वो कंडक्टर के आउटर सरफेस पे चला जाता है। और ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो शार्प पॉइंट्स होंगे वहाँ डेंसिटी क्या होगी, चार्ज की ज्यादा होगी, जहाँ शार्प पॉइंट नहीं है वहाँ डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये उसी केस में हम बात करते हैं जब ये आइसोलेटेड होता है। ठीक है, जब ये आइसोलेटेड है ना, तो उस केस में आप देखोगे कि सारा जो चार्ज है वो आउटर सरफेस पर ही होता है, और ऑटोमेटिकली जहाँ शार्प पॉइंट है वहाँ डेंसिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक, एक पॉइंट तो ये हो गया। जब चार्ज आउटर में है तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड is always zero inside the conductor. Electric field is always zero inside the conductor. Okay, यानी इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तीसरा पॉइंट, इसका जो सरफेस होता है और जो वॉल्यूम है वो इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम और इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी इसका मतलब ये भी हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। यानी अगर मैं इस पॉइंट पे जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस पॉइंट पे जाऊंगा तो इधर है ना। इस पॉइंट पे जाऊंगा तो इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, क्यों, क्योंकि सरफेस इक्विपोटेंशियल है। वॉल्यूम of a conductor is equipotential volume surface of a conductor is equipotential surface volume of a conductor is equipotential volume। ये लिख लीजिए। लिख लिया? हाँ सर। Electric lines of force never enters electric lines of force never enter into the conductor। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी near the
conducting surface and electrostatic pressure. इसके बारे में बात करेंगे हम लोग. सर रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दीजिए. नहीं दिया था क्या? नहीं. कौन कर रहा था? नहीं कर रहा था कोई? कर रहा है ना? तो मान लो जैसे कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इस पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा. ये आइसोलेटेड कंडक्टर है. ठीक है, तो आप हर पॉइंट पे जाओगे तो अलग अलग आपको डेंसिटी मिलेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग मिलेगी, क्योंकि सरफेस पे चार्ज होगा. तो अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, मान लो तो यहाँ स्मॉल पैच में ले रहा हूँ. मान लो ये स्मॉल पैच है यहाँ, ठीक है, तो इसको मैं बड़ी साइज में ले लेता हूँ. यहाँ इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है. यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने मान लिया कि सिग्मा है. तो ये पैच है और बाकी का ये पार्ट होगा इसका इधर का. तो आप यहाँ देखो, इस पैच के जस्ट आउटसाइड हम लोग जाएंगे और जस्ट इनसाइड जाएंगे. ये पैच क्या है, बिल्कुल थिन है ना, थिन बिल्कुल है. तो यहाँ देखो क्या होगा, इसको ये जो पॉइंट मैंने कंसिडर किए यहाँ से, यानी इन पॉइंट, ये पॉइंट जो है, इस ये जो मैंने डेल्टा एस लिया है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके परपेंडिकुलर ही होगा. तो ये जो डेल्टा एस में ले रहा हूँ एरिया, इसकी साइज जो है इतनी ज्यादा है इन पॉइंट के कंपेरिजन में, यानी ये जो डिस्टेंस में कंसीडर कर रहा हूँ, इसका मतलब इस पैच को मैं इनफाइनाइट प्लेन मान सकता हूँ इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए. और ये दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही है. सही बात समझ में? अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ तो नहीं दिख रहा नेग्लिजिबल, लेकिन ये पॉइंट ऐसे हैं कि जस्ट जैसे यहाँ जस्ट इधर और जस्ट इधर, समझ में आ रही बात? जैसे जस्ट आउटसाइड एंड जस्ट इनसाइड. क्लियर है? ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? हाँ सर. तो आपको मालूम है कि यहाँ भी चार्ज तो है, जो रिमेनिंग पार्ट है, लेकिन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यानी इसके ये जस्ट जो बात कर रहे हैं, जस्ट इसकी बात कर रहे हैं, जस्ट इसकी बात कर रहे हैं, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा. तो जीरो कैसे बनेगा? क्योंकि ये जो पैच है, इस पैच की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिलेगा आपको. कितना मिलेगा? AP इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, नहीं मिलेगा? और इसी पैच की वजह से इधर भी मिलेगा आपको, AP इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मिलेगा. लेकिन यहाँ तो अंदर तो जस्ट अंदर तो जीरो है. तो इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग है, ये जो पार्ट है, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो उसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं इधर की तरफ है, वो मैंने मान लिया कि ए रिमेनिंग है. तो जस्ट अरे यहाँ भी इधर ही होगा. ये बात समझ आ रही? सर ये वाला वापस बताइए ना, वो रिमेनिंग भाई वाला. दोनों पॉइंट, हाँ रिमेनिंग की वजह से, ये जो रिमेनिंग दिया है इसकी वजह से, तो क्योंकि बिल्कुल यहाँ पास में है ना, हम लोग यहाँ की बात कर रहे हैं, इस यहाँ की, तो जस्ट यानी ये जो रिमेनिंग पार्ट है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही तो होगा और इधर भी इधर ही होगा, क्योंकि जस्ट पॉइंट ये वाले पॉइंट है ना, देखो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, बिल्कुल पास वाले पॉइंट है. ठीक है? तो आप देख रहे हो कि अंदर के साइड अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा है. कैसे आ रहा है देखो, क्योंकि AR इधर है, मतलब जीरो लाना पड़ेगा. जीरो है क्योंकि कंडक्टर के अंदर जीरो है, इसलिए अपने को जीरो लाना पड़ेगा. इसका मतलब हुआ कि AR माइनस AP इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा.
अगर ऐसा है तो इसका मतलब ई आर भी अपने को मिल गया, नहीं रिमेनिंग बॉडी की वजह से क्या आ रहा है ईपी, जो कि कितना हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। और जस्ट आउटसाइड की बात करोगे तो जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है ई आर प्लस ईपी आ रहा है, जो कि कितना हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा क्या है लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि उस पॉइंट पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वही तो लिया हमने। बात समझ आ गई, लिख लो इसका। तो यहाँ आप देखोगे कि ये एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी इधर होगी, तो वहां यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो सर सिग्मा क्या है लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी है, लिख लीजिए आप लोग। सर ई आर और ईपी ऐड कैसे हो गए? दोनों एक ही डायरेक्शन में ना, तो इस पॉइंट पे इधर है ना, तो आउटसाइड ऐड हो जाएंगे ना। हाँ सर। नहीं समझ में आया? सर मतलब ईपी का हम लोग ने दूसरे साइड में देखा था तो वो बाहर की तरफ थोड़ा अंदर की तरफ आ रहा था ना ईपी दूसरे पॉइंट का। ये लिया मैंने, ये वाला पैच है वो, तो रिमेनिंग की वजह से भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, और इस पैच की वजह से भी इधर ही है। यहाँ पैच की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और रिमेनिंग की वजह से किधर है, इधर है ना। तो अंदर तो जीरो हो रहा है, लेकिन इधर बाहर तो ऐड हो रहा है ना। अच्छा हाँ सर। तो लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो नियर द सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी वो क्या है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ये लिख लिया सर एक मिनट। हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब यहाँ देखो रिमेनिंग की वजह से भी अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, रिमेनिंग की वजह से कितना आ रहा था देखो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। तो इस रिमेनिंग बॉडी की वजह से यानी रिमेनिंग सरफेस की वजह से ये जो हमारे पास स्मॉल पैच उस पर फोर्स बता सकता हूँ है ना। तो फोर्स ऑन स्मॉल पैच ड्यू टू रिमेनिंग सरफेस, तो क्या हो जाएगा वहां देखो, क्योंकि वहां का उस रिमेनिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, वहां का चार्ज क्या लिखोगे आप सिग्मा इंटू डेल्टा एस लिखोगे ना। तो ये क्या हो गया उसके ऊपर डेल्टा एफ हुआ कि नहीं हुआ।
है ना। तो डेल्टा एफ बाई डेल्टा एस अगर आप करोगे, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स है तो प्रेशर भी उसी की वजह से आता है। तो ई आर कितना है यहाँ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है इंटू सिग्मा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आ गया सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ये आ गया। हाँ सर लिख लिया। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया है। अब कुछ और भी पॉइंट है, पहले वो भी लिखवा देता हूँ मैं। जब भी किसी कंडक्टर को आप अर्थ करोगे, उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो। व्हेनेवर a conductor is earthed, its electric potential will be zero, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो उस केस में जब भी किसी भी कंडक्टर को जब हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं, उसका पोटेंशियल भी हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा पॉइंट है, अगर कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है और उसको अर्थ किया है तो उस पर चार्ज जीरो होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर चार्ज हो गया तो पोटेंशियल आ जाएगा, जबकि इसमें पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो। तो whenever an isolated charged conductor is earthed, its charge and electric potential both will become zero. तीसरा, जब भी दो कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे तो चार्ज क्या होगा, तब तक फ्लो करेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम हो जाए।
when the conductors of different electric potential when the conductors of different electric potentials are connected, then charge will flow till their electric potential potentials will become same. ठीक है, लिख लीजिए. हाँ सर, हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास में शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन दी कंडक्टर्स. तो मैं यहाँ कंडक्टर्स जो है स्फीयर मान के कर रहा हूँ अभी समझने के लिए, क्योंकि किसी भी शेप के कंडक्टर्स हो सकते हैं. तो ये कैपेसिटेंस में बात करेंगे हम लोग. तो मान लो ये एक कंडक्टर है, इस पे चार्ज Q1 है और इसकी जो रेडियस है वो मान लेते हैं R1 है, और इस पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म है. और दूसरा जो कंडक्टर है वो यहाँ कहीं है, लेकिन ये लार्ज डिस्टेंस पर रखा है, तो ये भी एक तरह से आइसोलेटेड है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा. तो जब भी कंडक्टर्स आइसोलेटेड होंगे उनका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा. ये जो रेडियस है R2, इस पे चार्ज हमने लिया Q2 है. मान लो हमने इसको कनेक्ट किया है यहाँ से, ये डॉटेड लाइन इंडिकेट करें, इनके बीच में गैप काफी ज्यादा है, लार्ज डिस्टेंस पर रखे हुए हैं. तो यहाँ ये स्विच है. तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन द कंडक्टर्स की बात करें तो अभी स्विच ओपन है. तो यहाँ अगर ये देखा जाए तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, V1 K Q1 बाई R1, K की वैल्यू आपको पता ही है, और V2 इक्वल टू क्या होगा, K Q2 बाई R2. तो ये तो था जब स्विच ओपन है. दूसरा है जब स्विच इज क्लोज्ड. तो उस केस में क्या होगा, इस पे चार्ज आ गया मान लो Q1, स्मॉल Q1, और इस पे चार्ज आ गया मान लेते हैं स्मॉल Q2. हमने ये स्विच क्लोज किया हुआ है. तो आप देख रहे हो कि इसकी जो रेडियस है वो R2 है, इसकी जो रेडियस है R1 है. अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी एक तरह से कंडक्टर की, कि जब भी दो कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे उनका पोटेंशियल सेम होना है. ये लिख लो पहले.
सर दोनों कंडक्टर मतलब आइसोलेटेड ही है ना, क्योंकि डिस्टेंस आता है इसीलिए। यानी एक दूसरे के चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब मेरा यहाँ ये है। हाँ तो भी तो यह पोटेंशियल लिख पाऊंगा, वरना लिखूंगा कैसे? लिख लिया? हाँ सर हो गया। तो अब दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया। तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू के Q1 बाई R1 और ये के Q2 बाई R2। एक तो क्या, दूसरा चार्ज कंजर्वेशन भी रहेगा। तुम्हारे पास ये तो क्या आ गया? Q1 बाई R1 इक्वल टू Q2 बाई R2। तो हमारे पास में Q1 प्लस Q2 इक्वल टू क्या आ गया? Q1 प्लस Q2 रहेगा अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन। अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन। तो आप यहाँ देखो Q1 Q2 की वैल्यू, यहाँ से Q1 की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? Q2 R1 बाई R2 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 प्लस Q2। सर कैपिटल Q1 और कैपिटल Q2 क्या है? कौन बताएगा क्या है ये? जब स्विच ओपन था तो इनिशियल चार्ज। हाँ इनिशियल। हाँ सर समझे, मैं देखा नहीं। उनको पता है। हाँ तो आपने लिखा भी नहीं, इसका मतलब हो तो? नहीं सर, लिखा मैं देखा अभी। तो हमारे पास में Q2 इक्वल टू क्या आ गया? देखो Q1 प्लस Q2 R2 बाई R1 प्लस R2। तो फिर Q1 क्या आ जाएगा? Q1 प्लस Q2 इंटू R1 बाई R1 प्लस R2। क्लियर है? इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आपको याद है शुरुआत में क्वेश्चन किया था कि दो आइडेंटिकल स्फीयर थे। तो आइडेंटिकल स्फीयर मतलब इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R है, तो आप देखो Q1 क्या मिल रहा है? Q1 प्लस Q2 बाई 2 हो गया ना, देखो आधा हो गया। Q2 क्या हो गया? Q1 प्लस Q2 बाई 2 हो गया ना। बात समझ में आ गई? तो अगर मान लो रेडियस सेम है तो दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा? कनेक्ट करने के बाद आधा हो जाएगा। तो अगर एक मान लो इनिशियल में Q1 0 है, Q2 Q है, तो क्या हो गया? देखो Q बाई टू आ गया था ना, तो वहां भी Q बाई टू आ गया था। क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल स्फीयर थे। अभी समझ में आया वो कॉन्सेप्ट? हाँ सर। है ना? अब आगे चलते हैं। तो Q1 Q2 हमारे पास में यानी एक रिलेशन ये मिल रहा है अपने को।
और ये क्या है, दोनों आइसोलेटेड कंडक्टर है। तो आइसोलेटेड कंडक्टर, तो यहाँ से एक बात और देखते हैं हम लोग, लिख लिया तो नहीं सर। लिख लो तो पहले। हाँ सर होगा। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास में है उसको यूज करेंगे। तो हमने देखा है कि ये कंडक्टर्स आपस में कनेक्टेड है, तो इस पे चार्ज जो है ये Q1 है, और इस पे जो चार्ज है ये Q2 है। तो यहाँ देखो, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। क्या लिख सकते हैं हम लोग उसको, Q1 बाई 4 पाई R1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा 2 है, तो क्या लिखेंगे, Q2 बाई 4 पाई R2 का होल स्क्वायर। हमारे पास में क्या है, सिंस Q1 बाई R1 इक्वल टू Q2 बाई R2 है, Q1 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, तो सिग्मा 4 पाई R1 का होल स्क्वायर, सिग्मा 1 4 पाई R1 का होल स्क्वायर इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1, सिग्मा 2 4 पाई R2 का होल स्क्वायर बाई R2, यानी सिग्मा 1 R1 इक्वल टू सिग्मा 2 R2, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक तरह से कांस्टेंट हो गया, या इसका मतलब ये भी हो गया कि सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। तो मैं जो वहां बोल रहा था कि कोई भी कंडक्टर किसी भी शेप का है और वो आइसोलेटेड है, उसको चार्ज दिया, तो जहाँ शार्प पॉइंट होंगे वहाँ डेंसिटी क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि रेडियस कम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो गई। तो वो दरअसल यहाँ से आया। तो ये उसी केस में है, लेकिन जब ये आइसोलेटेड कंडक्टर्स है, ठीक है। हाँ सर हो गया। मान लो जैसे कि अगर ऐसा शेप का कोई कंडक्टर है मान लो,
तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये क्या होगी इसकी, मान लो अगर ये पॉइंट ए है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी आर है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा है। यहाँ की बात करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगी, तो ये आर बी है, ये बी पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी है, तो हम देखोगे कि सिग्मा ए आर ए इक्वल टू सिग्मा बी आर बी। ऐसा भी नहीं कहेंगे तो ये तो कहेंगे, लेकिन कि ये तो नहीं कह सकते इस केस में, तो स्फीयर के केस में कह सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि आर ए लेस देन आर बी है, इसका मतलब है कि सिग्मा ए ग्रेटर देन सिग्मा बी है। ठीक है, हाँ सर हो गया। नेक्स्ट है चार्ज distribution on the surfaces of infinite conducting plates। तो यहाँ प्लेट्स, ये इनफाइनाइट प्लेट्स हैं। तो पहला केस मैं ले रहा हूं कि ये कंडक्टिंग प्लेट है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इस पे जो हमने चार्ज दिया मान लो Q, तो इसको मैं प्लेट को ऐसे बना लेता हूँ, यानी इधर से देख रहा हूँ मैं एक तरह से, तो ये प्लेट ऐसी नजर आएगी जो कि इनफाइनाइट प्लेट है। लेकिन यहाँ मैं एरिया मान लेता हूँ कि इसका ए है, मान लो ए इनफाइनाइट, तो यहाँ से सफेद चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी अपने को। तो आप देख रहे हो कि जब इसको Q चार्ज हम लोग सप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, Q/2 आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर क्यों, इधर भी कितना होगा फिर, Q/2, क्योंकि टोटल चार्ज तो Q है। उसका रीजन है क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। तो ये प्लेन है पूरा इनफाइनाइट प्लेन की वजह से, अगर मैं इस प्लेन की वजह से देखूं तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इधर होगी ना। इस प्लेन की वजह से अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, इधर होगी ना। और दोनों मिला के इनसाइड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ सर। इसका वाला यहाँ Q/2 आ जाएगा, लिख लो इसको।
हाँ सर, लिख लिया। दूसरा केस है, ये एक कंडक्टिंग प्लेट है और ये दूसरी कंडक्टिंग प्लेट है। हमने एक कोई चार्ज दिया है, इसी को हमने क्यू चार्ज दिया है, ठीक है। तो हमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, इस पे क्या क्या होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ कैसे करना है, फिर आपको ट्रिक भी बता दूंगा मैं। पहले फंडामेंटल समझ लेते हैं इसका। मान लेते हैं कि यहाँ क्यू है, इस पे क्यू चार्ज गया, इस पे कितना गया फिर क्यू माइनस क्यू, क्योंकि टोटल चार्ज तो कांस्टेंट रहना चाहिए पूरे कंडक्टर के ऊपर। इस पे तो चार्ज जीरो ही है, इसका मतलब है कि यहाँ प्लस क्यू डैश, तो फिर यहाँ कितना आना चाहिए इसके ऊपर, इसका मतलब यहाँ माइनस क्यू डैश आना चाहिए, तो टोटल चार्ज जीरो होगा। ये बात समझ में आई पहले तो। हाँ सर। तो आप यहाँ देखो, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो। तो जितने भी चार्जेस यहाँ प्रेजेंट है, क्यू, क्यू माइनस क्यू, क्यू डैश माइनस क्यू डैश, इन सब की वजह से देखेंगे। तो अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं मैं, तो मान लेते हैं कि ये 1 पॉइंट है, मान लो। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए इस पॉइंट पर, E1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इस पर प्लस क्यू इस वाले सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, Q/2 है, एप्सिलॉन नॉट होगी राइट साइड में। ये जो कैपिटल Q माइनस क्यू, इसकी वजह से तो माइनस, क्योंकि लेफ्ट साइड में होगी, इसका भी लेफ्ट साइड में होगा, और इसका तो नेगेटिव है तो इधर होगा। तो ये तो दोनों मिला के क्या हो गए, ये तो जीरो ही हो गए। यानी अल्टीमेटली कितना आ गया, देखो 0 इक्वल टू Q माइनस क्यू प्लस क्यू, यानी स्मॉल q इक्वल टू कितना आ गया, Q/2 आ गया। ठीक, एक तो ये मिल गया। अब बात करते हैं इसकी, मान लो ये 0.2 है, तो 0.2 पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ होगी वो भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर के अंदर है। तो ये भी देख लेते हैं। तो E2 इक्वल टू, तो ये जो चार्जेस हैं, तो देखो पहले माइनस Q1 की वजह से किधर होगा, माइनस Q1 की वजह से राइट साइड में होगा, प्लस Q डैश की वजह से किधर होगा, राइट साइड में होगा, प्लस कैपिटल Q माइनस Q उसकी वजह से भी किधर होगा, राइट साइड में होगा, प्लस Q/2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से भी राइट साइड में होगा। तो आप यहाँ देखो क्या अल्टीमेटली है, 0 इक्वल टू 2Q डैश प्लस Q, यानी Q डैश कितना आ गया, माइनस Q/2 आ गया। अब बताते हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पैनल क्या है, देख लो इसको। सर ऐसी अरेंजमेंट में
एक एक प्लेट को अर्थ कर देते हैं तो कुछ हो जाता है, वो समझ नहीं आता वो क्या होता है उधर। वो बताते हर ना वीर भाई। बाहर के ओके। ठीक है। सर कुछ पूछना था आपको। हाँ पूछो। सर कंडक्टर के सरफेस के अलोंग जाएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जीरो रहेगा क्या? इधर नहीं ना, किधर किधर सरफेस के अलोंग। बेटा, ये इनफाइनाइट प्लेट है यार। नहीं यहाँ पे नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था, ये वाला नहीं पूछ रहा यहाँ पे। तो सरफेस के अलोंग कैसे जीरो कैसे कह सकते हो? आप नहीं कह सकता। अगर फाइनाइट प्लेट है तो कैसे कहूंगा कि जीरो है वहां? इसलिए तो नहीं हम लोग कहूंगा ना, इनफाइनाइट प्लेट मान नहीं, कैसे कह सकते हैं कि जीरो होगा? क्योंकि मैं डायरेक्शन order परपेंडिकुलर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड भाई, का सरफेस। अंदर की तरफ या बाहर की तरफ की करें? मैं पूछ रहा था कि सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, कंडक्टर के सरफेस के अलोंग। सरफेस के अलोंग कंडक्टर हाँ वो तो जीरो होता है ना, उसके अलोंग तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके हाँ जीरो ही परपेंडिकुलर होगा होता ना। है। हाँ, हाँ हाँ मतलब सर उसके सर। अलोंग कंपोनेंट जो है वो जीरो होता है। अच्छा, ये पूछना चाह रहे हैं? हाँ मैं वही सॉरी पूछ रहा था। नहीं नहीं, उसके अलोंग जो कंपोनेंट है ये कहूँ ना, हाँ सरफेस के। आपने कहा सरफेस, तो सरफेस के अलोंग तो मैं थोड़ी कहूंगा सरफेस के आपने कहा कि सरफेस के अलोंग जाते जाएंगे तो क्या जीरो होगा? क्या तो थोड़ी जीरो, ऐसा थोड़ी कहोगे आप। सरफेस के अलोंग कंपोनेंट जीरो होगा ये कहूंगा मैं उसको। हाँ, तो सर सरफेस के अलोंग कंपोनेंट जीरो रहेगा तो फिर मतलब सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगा ना। आइसोलेटेड की बात कर रहा होगा तुम्हें। आपका क्वेश्चन ही उल्टा पुल्टा लग रहा है मुझे। आप कहना क्या चाह रहे हो कि सरफेस को अलोंग, मान लो ये कोई है, इसके सरफेस के अलोंग अगर मैं जाता जाऊंगा तो इसके अंदर ये सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? नहीं होगा। लेकिन सरफेस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो जीरो होगा। अब बोलो, डिफरेंस समझ में आया? हाँ सर, इतने में कंफ्यूज हो रहा था कि डिफरेंस क्या है दोनों में। डिफरेंस बोल तो रहा हूँ। सरफेस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो जीरो होता है। अब सर के सरफेस के अलोंग आप जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थोड़ी है, थोड़ी कहूंगा मैं कि जीरो है। हाँ हाँ, उसका कंपोनेंट उसके अलोंग जीरो है। ठीक है। हाँ सर ठीक है। लिख लिया? तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा यहाँ देखो। तो इधर कितना हो जाएगा? क्यू बाई टू हो जाएगा। इधर भी कितना हो जाएगा? क्यू बाई टू हो जाएगा। इधर कितना आ रहा है? माइनस क्यू बाई टू आ रहा है। और इधर कितना आ रहा है? क्यू बाई टू आ रहा है। समझ में आ गया? हाँ सर।
ठीक है ना। तो इस तरह से, तो वैसे तो देखो ऐसे करते हैं, जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं समझाता हूँ। अगर मान लो 3 प्लेट है, तो आप चाहो तो ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उससे कर सकते हो, और इसको आपने मान लो Q1 दिया, इसको Q2 दिया, इसको Q3 दिया, थोड़ा गैप ही दे देते हैं। ये सब इनफाइनाइट प्लेट ही है, लेकिन मैं ऐसा ले रहा हूँ इसको। तो इसको हमने Q1 दिया, इसको हमने Q2 दिया, इसको हमने Q3 दिया। तो कॉन्सेप्ट ये है, ट्रिकी है, टोटल चार्ज कितना है इस सिस्टम पर। तो पहले वाले का समझते हैं, इस पर टोटल चार्ज कितना है, Q है, नहीं इसका नहीं, दोनों प्लेट का समझते हैं ना। ये इस पर टोटल चार्ज कितना दोनों का मिला के Q है, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अब कहेंगे सर 2 प्लेट इसलिए 2 किया, तो 3 प्लेट है तो 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं, टोटल चार्ज देखेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे, और उसका वो जो Q/2 आएगा उसको आउटर सरफेसेस पे दे देंगे, और जो बचा हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ टोटल चार्ज Q है तो Q/2 आउटर सरफेस पे दे दिया, तभी तो इधर Q/2 आया, इधर भी Q/2 आया। इस प्लेट पे चार्ज टोटल 0 था, तो अंदर कितना होना चाहिए, अब -Q/2 होना चाहिए, माइनस, क्योंकि 0 आना चाहिए टोटल, और इस पर टोटल चार्ज Q था तो इस पे Q आना चाहिए, तो अंदर प्लेट पे Q/2 चला गया। तो इसी तरह यहाँ देखो टोटल चार्ज कितना है, Q1 Q2 Q3, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3/2, तो यहाँ चला गया, अंदर कितना गया, अंदर चला गया Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3/2। तो फिर इस पे कितना चला गया, अब इस पे चला जाएगा इसका नेगेटिव, क्योंकि यहाँ देखो ना, इधर Q/2 है, कितना हो गया -Q/2, यानी इसका क्या हो जाएगा, माइनस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2, है ना। अब ये आ गया, तो अब यहाँ से यहाँ पे कितना गया देखो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई 2, तो अंदर कितना चला जाएगा, तो अंदर माइनस में कर लेते हैं या प्लस में कर लो, कोई फर्क नहीं। तो प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q3 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2, इसी का नेगेटिव यहाँ कर दो, तो Q3 माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3/2। अरे बस आप कहेंगे सर इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, आप करके देख लो, टोटल चार्ज इस पर Q/2 ही आ रहा है, जोड़ो दोनों का, वही भी माइनस के साथ लिया ना आपने, इन दोनों को जोड़ो, तो माइनस माइनस तो कितना रहा, देखो यहाँ जोड़ के दिखाता हूँ मैं आपको, माइनस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3/2 माइनस Q3 माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3/2 इक्वल टू 0। आप देखो क्या रहे, सर इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, Q2 आना चाहिए, देखो सॉल्व करो, आ रहा है क्या, आता है, ठीक है ना। तो ऐसे ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। समझ में आया भाई, समझ में आया क्या सर? हाँ सर, समझ गया। हाँ सर, हाँ तो समझा। तो ऐसे करेंगे, फिर मतलब सर 4 प्लेट हो चाहे 5 हो, मतलब हम लोग को तो डिवाइड बाय 2 ही करना है ना। डिवाइड बाय 2 करना है, टोटल चार्ज डिवाइड बाय 2 करना है।
तो यहाँ माइनस लिया हुआ है हमने, यहाँ इधर ये प्लस। हो गया सर। तो इस तरह से कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। ये तो प्लेट्स का हो गया। उसी तरह है, नेक्स्ट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन on the surfaces of spheres चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेसेस ऑफ स्फेयर्स। पहला केस, अगर मान लो ये कोई स्फेयर है, इसको चार्ज दिया जो कि कंडक्टिंग स्फेयर, इसकी बात करें, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेसेस ऑफ कंडक्टिंग स्फेयर्स। तो सारा चार्ज कहाँ चला जाता है? आउटर सरफेस पे चला जाएगा। अंदर चार्ज क्यों नहीं गया उसको समझ लेते हैं। इसको थोड़ा ठीक बना लेता हूं मैं। अगर ठीक बनाएंगे तो आप देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ चार्ज क्यू लेता हूँ, मान लो, तो बाहर चार्ज क्या होना चाहिए? क्यू माइनस क्यू होना चाहिए, क्यू चार्ज दिया तो अगर यहाँ चार्ज है तो इस चार्ज की वजह से अगर हम गॉस लॉ से चलें तो आप देख रहे हो कि यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है इस कंडक्टर के अंदर? नहीं हो सकता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि क्यू को 0 होना पड़ेगा। ठीक है। बात समझ में आ गई?
हाँ सर। लिख लो इसको। हाँ सर हो गया। दूसरा केस, मान लो यहाँ क्यू चार्ज रखा सेंटर पे, कंडक्टिंग इस पे रही, तो यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो आप देखोगे इसको मैं ऐसा बना लेता हूँ। तो यहाँ देखो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ चार्ज क्या आना चाहिए? -Q आना चाहिए ना। बात समझ में आई? तो बाहर कितना जाना चाहिए? +Q जाना चाहिए। कितना जाना चाहिए? +Q, क्योंकि इस पे तो चार्ज पहले 0 ही था। ये मान लेते हैं पहला केस है, इस पे चार्ज का रखा सेंटर पे, हाँ सर हो गया। दूसरा है कि मान लो ये सेंटर पर नहीं होता, तो मान लो यहाँ कहीं क्यू चार्ज रखा, तब क्या होगा? इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इस केस में दरअसल ये जो अंदर वाला चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। अगर ऐसा कह रखा तो यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब आप कहेंगे सर हर की तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ सेम ही है,
तो फिर तो सिग्मा आर इक्वल टू कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट लगना चाहिए या नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि ये जो इनर सरफेस पे चार्ज आ रहा है वो आइसोलेटेड नहीं है, क्योंकि कैपिटल क्यू चार्ज इसके बगल में रखा हुआ है, इसलिए इसके पास तो डेंसिटी यहाँ ज्यादा होगी, क्योंकि फोर्सफुली चार्ज को रखा हुआ एक तरह से यहाँ। और यहाँ डेंसिटी क्या होगी? इधर की साइड में कम होगी, तो यहाँ डेंसिटी ज्यादा होगी। कहाँ डेंसिटी ज्यादा होगी? जहां जहां मैंने रेड बना रहा हूँ यहाँ, उसके बाद डेंसिटी क्या होगी? चार्ज की कम होती जाएगी, क्योंकि ये फोर्सफुली भले रेडियस ऑफ कर्वेचर सबकी सेम है। क्लियर? अब यहाँ क्या है, यहाँ जो चार्ज आएगा अंदर की साइड वो होगा टोटल माइनस क्यू। क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है। तो गॉस लॉ के हिसाब से चार्ज अंदर माइनस क्यू डेवलप होगा तो बाहर प्लस क्यू चला गया। अंदर का जो चार्ज है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन आउटर जो चार्ज है वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाहर ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं एक तरह से, इसके बाहर इसका चार्ज का नेट इफेक्ट क्या है? जीरो है, तभी तो यहाँ इंडक्टिव फील्ड जीरो आ रहा है। तो इस दोनों चार्जेस का माइनस क्यू प्लस क्यू जो अंदर है उनका नेट इफेक्ट आउटर में बाहर है, तो बाहर का चार्ज क्या है? सिर्फ आइसोलेटेड है, तो इसलिए वहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। यहाँ लिख देता हूं मैं, तो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड uniformly, charge is distributed uniformly at outer surface, and non-uniform distribution on the inner surface. सर हम्म सर आपने अभी बोला कि उसको मतलब अगर हम लोग सेंटर पे नहीं रखे चार्ज को, थोड़ा आउटसाइड है वो, मतलब डेंसिटी माइनस चार्ज की ऊपर ज्यादा रहेगी जिस तरफ चार्ज है। तो मेरे को वो समझ में आया, पर अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जीरो करने गए इनसाइड में, तो आउटसाइड जो आइसोलेटेड चार्ज है वो यूनिफॉर्म कैसे होगा? वो अभी भी नहीं समझ रहे, मतलब नेट फिर जीरो कैसे होगा वो नहीं समझ। अरे भाई देखो, टोटल चार्ज देखो, इसका जो गॉसियन सरफेस बनाया ब्लू डॉटेड लाइन, तो गॉसियन सरफेस लगाओगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। गॉसियन सरफेस बनाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो टोटल चार्ज इनसाइड क्या होना चाहिए? क्योंकि सरफेस का एरिया तो जीरो नहीं है। चार्ज इनक्लोज जीरो, इसका मतलब इको जीरो होना पड़ेगा। हाँ सर। अब आउटर सरफेस पर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो हमने यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज, स्फीयर पर जब यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता तो है। भूल गए पुराना वाला कॉन्सेप्ट? अच्छा हाँ हाँ ठीक है समझ गया सर, समझ, हाँ है ना? हाँ,
चलो आज इतना ही, ये हो गया वैसे तो। एक दो क्वेश्चन और बच्चे होंगे, वो करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये टॉपिक हो गया है, इसका कर लो। जैसे टॉपिक का एक्सरसाइज 1 2, पहले 1 फिर 3 फिर 2, तो इसी तरह ग्रेविटेशन करेंगे फिर हम लोग 1 3 2। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज से डिस्कस होगा ना? एक्सरसाइज 1 फिर 3, एक्सरसाइज 1 मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों। ठीक है सर। फिर इसका बचा हुआ कंप्लीट कराने के बाद आप क्या करने वाले हैं? कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो ग्रेविटेशन तो हो ही जाएगा उधर। सर आप वो वाला बोल रहे करंट थे ना, इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटेंस नहीं है उसका, नहीं, units and- करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। सर यूनिट्स एंड डायमेंशन बोल रहे थे। यूनिट डायमेंशन पढ़ना है पहले। नहीं चलेगा, आप पढ़ा दीजिए, करें चलेगा। नहीं, यूनिट एंड डायमेंशन का मैं बताता हूँ ना आपको। यूनिट एंड डायमेंशन एरर, इसको मैं ऐसा करता हूँ जैसे ग्रेविटेशन करवा रहा हूँ ना, ऐसे करवा दूँ 12th के साथ ही। नहीं 12th वाला हो पता गया। हो सर गया, सारा लास्ट हो में गया। करा ना सर, ये अच्छा, चैप्टर है ना, बस मतलब सब हो जाएगा। मई के टाइम में करा देना। ये यूनिट डायमेंशन वाला है ना, अरे सिलेबस भी हो करवा जाए फिर देते हैं, लास्ट आपको ही में फायदा होगा। मई में मेंस कर। में ये नहीं सर, मेंस आप में ज्यादा चला पूछना दीजिए। आता। बीच में करवा देंगे, जल्दी हो जाएगा। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ बीच में जैसे होगा सेमीकंडक्टर भी करवा देता हूँ। चलेगा सर। चलेगा। सेमीकंडक्टर कम्युनिकेशन हो जाएगा तो फिर झंझट ही खत्म हो जाएगी फिर। ठीक है ना, क्योंकि सेमीकंडक्टर में थोड़ा देखो टाइम तो लगता ही है। उसमें तो मैंने देखा, भले ही हम कहते हैं वो टाइम लगेगा उसमें भी थोड़ा, तो वो ये कर लेते हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि ग्रेविटेशन के बाद ही सेमीकंडक्टर करवा दूं आप लोगों को, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आता है, पहले करा दीजिए ना, फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर। वैसा कर लेते हैं। चलिए फिर, ओके बाय बाय। बाय सर।